इस बार बजट में आपके हिसाब से, क्योंकि हमने अगर देखा उम्मीद की हम बात करें तो पिछले 4-5 सालों से लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं। अब क्या वो उम्मीदें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए जिनकी वजह से अब दिक्कतें आ रही हैं? जी देखिए, कुछ उम्मीदें ऐसी हैं जो बराबर बनी हुई थी, इस बार भी बनी हुई हैं और ख़ासकर अगर सिर्फ़ इस बार के लिए बात करें, तो मुझे ये लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि मिड सेगमेंट और लोअर मिड सेगमेंट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया जाए। देखिए, हमने पिछले बजट में कुछ अच्छे काम किए थे। हमने कैपिटल आउटले पे फ़ोकस किया था, उसको बढ़ा दिया था कंपेयर्ड टू दैट प्रीवियस ईयर। लेकिन अब सिर्फ़ इन लॉन्ग टर्म प्लान से काम नहीं चलेगा। मेरा ख़्याल है तुरंत ज़रूरत है मिड सेगमेंट को, लोअर मिड सेगमेंट को बड़ा सपोर्ट देने की, डिमांड साइड पे भी, सप्लाई साइड में भी। तो ये मेरा ख़्याल है एक बड़े पैमाने पर ये करने की ज़रूरत है। इसकी डिटेलिंग पे हम ज़रूर बात कर लेंगे अभी आगे। अरविंद सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हमने पिछले कई बजट से देखा है कि वित्त मंत्री का जो फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पर लगातार बना रहा है। बहुत सारी उन्होंने छूट देने की कोशिश की है, सपोर्ट करने की कोशिश की है कि बढ़ावा मिले अफोर्डेबल हाउसिंग की, लेकिन शायद दूसरी तरफ जो डेवलपर का इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है लगातार अफोर्डेबल हाउसिंग पर। तो ये जो मिसमैच है इसको कैसे पूरा किया जाए कि सरकार चाहती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बने, लेकिन बने कैसे? जब डेवलपर को उसमें फ़ायदा ही नहीं होगा, जब उसको मार्जिन ही नहीं होगा तो डेवलपर क्यों बनाएगा? तो ये जो गैप है ये कैसे भरेगा? देखिए दीपक जी, इसमें दोनों तरह की बातें हैं। डेवलपर तब बनाएगा जब डेवलपर को कॉन्फिडेंस होगा कि वो बना के बेच सकता है, बना के म्यूजियम में तो रखना नहीं है। और डेवलपर को कॉन्फिडेंस तब आता है जब ग्राहक दिखाई पड़ता है कि मार्केट में आ गया। अब देखिए, पिछले कम से कम 2-4 सालों में एक ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ने लगी है कि जो अफोर्डेबल सेगमेंट का बायर था, उसका कॉन्फिडेंस इस समय काफ़ी नीचे चला गया है। या तो नौकरियां चली गई थी या नई नौकरी शुरू की है, अभी इनकम स्टेबलाइज नहीं है, फैमिली स्टेबलाइज नहीं है, वो एकदम से खर्चा करने की हालत में नहीं है। उसको पॉलिसी लेवल पर भी अभी उतना सपोर्ट नहीं है। जैसा सृष्टि जी कह रही थी कि अगर हम उसको बढ़ा दें उसके इंसेंटिव्स को तो वो कर सकता है। डेवलपर को भी उसी तरीके से, एक ज़माने में हमने एटीआई भी रखा था, अगर उस तरह का इंसेंटिव आप वापस दें, टैक्स हॉलिडे और बड़ा टैक्स हॉलिडे दें, मेरे ख्याल से 8-10 साल के लिए आप उसको छूट दें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लान है आपका। आज सिर्फ 15-16% सप्लाई का अफोर्डेबल बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि बिल्डर को ये नहीं पता है कि वो बना देगा तो अगले दिन कंगाल ना हो जाए। तो ये ज़रूरी है कि जो सप्लाई साइड है उसे डिमांड साइड का कॉन्फिडेंस दिखाई पड़े, और डिमांड साइड का कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए हमारी पॉलिसी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एडिशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब कोविड जैसी दुर्घटना आती है तो पॉलिसी होने के बावजूद आ जाती है। तो आपको एक अलग से सपोर्ट डालना बहुत ज़रूरी है डिमांड साइड के हाथ में। मेरा ये मानना है कि डिमांड साइड को अगर आप कॉन्फिडेंट बनाएंगे तो अपने आप डेवलपर का कॉन्फिडेंस भी ऊपर आ जाता है। एक बिल्कुल सही कहा आपने सर, पॉलिसी आनी चाहिए और पॉलिसी आई भी है। कई पॉलिसीज़ का हम ज़िक्र अगर करें, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी है, आई है, एआरएचसीज़ थी, आई है, लेकिन वो ग्राउंड पर जिस उम्मीद के साथ हम लेकर आए थे वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? देखिए, एआरएचसी का अच्छा उदाहरण दिया आपने। एआरएचसी हमने 2020 में, मेरा ख्याल है, आधे साल के आसपास बनाई थी। जैसे ही पहला लॉकडाउन खुला था उसके बाद आई थी। बहुत अच्छी पॉलिसी थी, उसमें 2 अलग-अलग मॉडल थे। लेकिन उसमें भी दिक्कत ये आ रही थी कि या तो जो सरकार के पास जो एक्स्ट्रा या अनयूज्ड रियल एस्टेट पड़ा है उसके थ्रू करना था, या प्राइवेट जो रियल एस्टेट पड़ा है उसके थ्रू करना था। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि जब तक आपको, फिर वो इंसेंटिव की बात है, जब तक उनको इंसेंटिव नहीं होगा उसको यूज़ करने का, जब तक आपके रियल एस्टेट रिटर्न 2-2.5% तक बने रहेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें है लैंड वैल्यू। जब लैंड वैल्यू बहुत ऊपर होती है तो किसी भी तरह आपका जो यील्ड है वो 1.5-2% से ज़्यादा नहीं आएगा। दुनिया के कई देशों में नेगेटिव गियरिंग का एक कंसेप्ट होता है। अगर हम नेगेटिव गियरिंग या इस तरह के कंसेप्ट्स को यूज़ करें, लैंड को अगर हम एक सोशल इक्विटी की तरह ले आएँ, तो अपने आप आपका जो रिटर्न है रियल एस्टेट का, रेजिडेंशियल का, वो 5-6-7% चला जाएगा। आज की तारीख में आपको कमर्शियल में 8-9% के आसपास मिलता है, आप उसके आसपास हो जाते हैं। तब जाके ये इसमें इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है कि आप 1.5-2% पर बड़ा इंटरेस्ट पैदा कर सकें, ज़ाहिर तौर पर। और फिर पॉलिसी अटक जाती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का स्टेटस आए तो बहुत सारी, सब तो नहीं, सब कुछ नहीं सुलझेगा, लेकिन बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। सबसे पहले, जैसा ये कह रहे थे, कि आपकी फंडिंग क्लीन हो जाती है, और उसके अलावा आपकी स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है अप्रूवल्स की प्रोसेस की, आपको हर जगह भागना नहीं है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ये छितराया हुआ, बिखरा हुआ ये रहेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। ये जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर हमारा फ़ोकस अभी हाउसिंग पर था, रेज़िडेंशियल सेगमेंट पे था। अब थोड़ा-सा शिफ्ट होते हैं कमर्शियल पे। अरविंद सर, आपसे समझना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट में, ऑफ़िस स्पेस में पिछले कुछ समय में हमने देखा काफ़ी बूम रहा है, और जो
मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका भी फोकस हमने देखा है ग्रेड ए बिल्डिंग्स में ज़्यादा बढ़ा है। जाहिर तौर पर ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ा है, अब वो समझ रहे हैं और उनका फोकस भी ग्रीन बिल्डिंग है, ए ग्रेड बिल्डिंग को ही फोकस में रखा है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ऑफिस स्पेस में, जाहिर तौर पर एक रोजगार बनते हैं, अच्छा रियल एस्टेट बनता है। तो ये जो सेगमेंट है इसको और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री को क्या करने की जरूरत है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें जीसीसीज भी एक है सर। हाँ, जीसीसी भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आप दो बड़ी बातें मैं कहूँ, देखिए, एक तो यह है कि इसमें भी मैं रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होंगे। रिटेल इन्वेस्टर जो है कमर्शियल रियल एस्टेट में आज पार्टिसिपेट करता है रीट के थ्रू। रीट में थोड़ी सी और सुधार की संभावनाएं हैं, उस पर अगर सरकार काम करना चाहे, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज़्यादा अहम मुद्दा है वो रीट में जो होल्डिंग पीरियड है कैपिटल गेंस के लिए, अगर उसको थोड़ा कम कर सकें ताकि वो एट पार आए बाकी तरह की इन्वेस्टमेंट से, तो वो थोड़ा ठीक होगा। अब आते हैं जो एक्चुअल रियल एस्टेट है, कमर्शियल रियल एस्टेट, उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन इन दिनों जो फोकस है, जैसा आपने कहा कि ग्रेड ए में लीज करती हैं ये बड़ी कंपनियां जो हैं, और बड़ी कंपनियां आज भी ग्रेड ए में न सिर्फ लीज करती हैं बल्कि उसको क्वालिफाई करने के बाद लीज करती हैं कि अगर ग्रीन सर्टिफिकेशन है कि नहीं, सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। भले ही यूएस में सरकार आज पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ करना चाहे, लेकिन ये बड़ी कंपनियों की डिमांड है कि उनको सस्टेनेबल ईएसजी सर्टिफाइड रियल एस्टेट चाहिए, और इस दिशा में हमारे देश में काम करना थोड़ा ज़रूरी है इस समय। तो हार्डकोर जो रियल एस्टेट है कमर्शियल, उसमें सस्टेनेबिलिटी पे या तो ग्रीन बॉन्ड्स का सहारा लें या फिर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ की आप यूनिफिकेशन करें, ये काम कर सकते हैं। क्योंकि फंडिंग जो आ रही है वो ज़्यादातर एक ग्लोबल फिनोमिनन के तहत आ रही है। पिछले साल 4.5 बिलियन करीब आई है, इस साल और हो सकता है आ जाए। तो ये एक जो फंडिंग का हिस्सा है ये अपने आप होता रहता है ग्लोबल एनवायरनमेंट के हिसाब से। लेकिन हमको अगर उसको सुदृढ़ करना है तो हम रीट को अच्छा करें, रीट को और थोड़ा सा पैना करें, और सस्टेनेबल रियल एस्टेट के पीछे जो पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ी और मेरा ख्याल है इम्प्रूव करें।